गुड मॉर्निंग एवरीवन। एके ज्योग्राफी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जो पूर्व में हमारी जो क्लास चल रही थी वह थी राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वह थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेशों में हमने जो चर्चा की थी, अध्ययन की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। उन्हीं 4 भागों में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह था राजस्थान का पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश। उस राजस्थान का पश्चिमी रेतीले मैदानी प्रदेश को भी पुनः 2 भागों में बांट दिया गया था। एक भाग था पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश, शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश, और दूसरा था अर्ध शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश। इसके बाद में शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश को पुनः 2 भागों में बांटकर हमने अध्ययन किया था। एक भाग था शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश को 2 भागों में बांटा था। एक था बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पूर्व की क्लास में हमने बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश की चर्चा की थी और यह देखा था बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसका 65,660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, जो कि पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश का कितना परसेंट भाग है? 61.11%। इसकी हमने चर्चा कर ली थी। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वह था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश भी कहते हैं। तो देखिए, इसी टॉपिक के ऊपर हम आगे चर्चा करते हैं। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है या शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें रेत के टीलों का विकास हुआ है और रेत के टीलों से विभिन्न प्रकार के बालुका स्तूप का विकास हुआ है। तो लिखिए, इसमें यहां रेत के टीलों का विकास हुआ है। रेत के टीलों का विकास हुआ है जिससे विभिन्न प्रकार के बालुका स्तूप स्तूपों का विकास हुआ है या निर्माण हुआ है। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें रेत के टीलों का विकास हुआ है और इन रेत के टीलों से विभिन्न प्रकार के बालुका स्तूपों का निर्माण हुआ है जो निम्न है। नंबर 1 लिखिए, अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप को रेखीय बालुका स्तूप भी कहते हैं। और इसे पवना अनुवर्ती बालुका स्तूप भी कहते हैं।
जो अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप है इसका निर्माण इस आकृति में होता है। ये इधर हवा चल रही है, पवन चल रही है, पवन की दिशा ऐसे पवन चल रही है। ऐसे क्या चल रही है? पवन चल रही है। और जब पवन चल रही है तो पवन की दिशा में ही जिस बालुका स्तूप का निर्माण होता है उसे अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप या रेखीय एक रेखा के रूप में हो रहा है तो इसे रेखीय बालुका स्तूप भी कहते हैं। और पवन के अनुसार हो रहा है, पवन का अनुसरण करते हुए हो रहा है तो इसे पवना अनुवर्ती बालुका स्तूप भी कहते हैं। देखिए, जो जिस दिशा में पवन चल रही है पवन अनुमुखी दिशा में जो ये बालुका स्तूप है इसका ढाल मंद होता है। जहां से पवन चल रही है जिस दिशा से, तो उधर का जो पवन उन्मुखी ढाल है वो कैसा होगा? मंद। और पवन की विमुखी ढाल पर विमुखी ढाल पर तीव्र ढाल हो। ये इसकी विशेषता है। अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप की क्या विशेषता है कि यह एक तो पवन की दिशा में बनता है, दूसरा ये जिधर से पवन चल रही है उस दिशा में इसका ढाल मंद होता है, और जिस दिशा पवन के विमुख विपरीत दिशा में इसका ढाल कैसा होता है? तीव्र होता है। ये अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप है, ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में पाए जाते हैं। तो देखिए, इसमें अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप में इन बालुका स्तूपों का निर्माण पवन की दिशा के समानांतर होता है। इन बालुका स्तूप का निर्माण पवन की दिशा के समानांतर होता है। इन बालुका स्तूपों इन बालुका स्तूपों के पवनोन्मुखी ढाल कैसा बताया था? मंद होता है। तथा पवन विमुखी ढाल
तीव्र होता है। यह सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। अनुदैर्घ्य या रेखीय या पवनानुवर्ती बालुकाय स्तूप का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? जैसलमेर में। जैसलमेर में देखे जाते हैं। तो ये रेखा के रेखीय रूप में होता है, पवन की दिशा के समानांतर चलता है, और इसका जो पवना उन्मुखी ढाल होता है, पवन की ओर जो ढाल होता है, यह मंद होता है, और इसके विपरीत, पवन के विपरीत जो ढाल होता है वो क्या होता है? तीव्र होता है। ये इसकी विशेषता थी। नेक्स्ट लिखिए, दूसरे प्रकार का बालुका स्तूप अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप उतार लिया होगा आप सभी ने, और आशा करता हूं कि साथ ही के साथ आप नोट्स भी बना रहे होंगे। और नोट्स बनाएंगे तो आपका फायदा भी ज्यादा होगा, क्योंकि आप लिखने से, पढ़ने से और सुनने से जितना याद होता है उतना, यानी कि हमारी शरीर में जितनी भी इंद्रियां, अगर जितना ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा हमें ये चीजें याद होगी। नेक्स्ट हमारा जो बालुका स्तूप है वह है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। इस बालुका स्तूप का निर्माण, ये पवन चल रही है, और पवन चल रही है, पवन की ये देखिए पवन के समकोण पर, जब किसी बालुका स्तूप का निर्माण कहाँ होता है? पवन की दिशा के समकोण पर, 90 डिग्री पर होता है। कहाँ होता है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे हो रहा है, समकोण पर हो रहा है, आड़ा हो रहा है, तो इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। तो लिखिए इसमें, जब पवन की दिशा के समकोण आड़े रूप में, समकोण पर, जब पवन की दिशा के समकोण पर बालुका स्तूप का निर्माण होता है, तो उसे अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहते हैं। यह सर्वाधिक बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो अन्य भी है चूरू में, झुंझुनू में,
रावसर, हनुमानगढ़ में पाए जाते हैं। तो प्रमुख रूप से तो ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में। लेकिन अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं, चूरू में पाए जाते हैं, झुंझुनू में पाए जाते हैं, रावतसर हनुमानगढ़ में भी पाए जाते हैं। इस चैनल पर हमारे जो भी नया विद्यार्थी जुड़ रहा है, परिवार का सदस्य आज देख रहा है इस वीडियो को, मैं चाहता हूं कि परिवार का सदस्य बने और हमारे इस चैनल पर जुड़े रहें आप, क्योंकि आने वाली जो क्लासें होगी वो बहुत ही बेहतरीन होगी और हम इनके क्वेश्चन भी लाएंगे कि पुरानी जितनी एग्जाम हुई है उन पुरानी एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट कैसे कैसे आ रहे हैं उनका सॉल्यूशन भी करवाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी हमारी नेक्स्ट क्लास आने वाली है। तो पुनः मैं एक बार आपसे यही कहूँगा कि जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अधिक से अधिक अपने मिलने वालों को शेयर कीजिए, जिससे कि इस चैनल का सभी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। तो देखिए इसके बाद में तीसरा जो बालू का स्तूप का प्रकार है वो है बरखान। तीसरा प्रकार बरखान। बरखान का जो आकृति है वो इस प्रकार बनती है, अर्धचंद्राकार आकृति में बनती है। ये अर्धचंद्राकार आकृति हो गई और ये अर्धचंद्राकार आकृति में इनका निर्माण होता है। उल्टा बन गया भाई, इसको ऐसे बनाना है, अवतल नहीं है, ये उत्तल आकृति में है, ये उत्तल आकृति। और ये अवतल आकृति। ये पवन जा रही है और पवन की दिशा में देखिए ये भुजा निकली हुई है, तो ये दोनों ही भुजा किसको इंगित कर रही है? दिशा को इंगित कर रही है। यानी कि पवन कैसे चल रही है भाई? जिधर भुजा निकली हुई है उस दिशा में पवन चल रही है। तो ये जो दो भुजाएं हैं ये दिशा को इंगित करती है बरखान में। साथ ही साथ पवन की दिशा जहां से जा रही है वो कहेंगे पवना उन्मुखी ढाल। पवनो उन्मुखी ढाल, ये जो ढाल होता है ये होता है उत्तल। कैसा ढाल होता है ये? उत्तल ढाल होता है। और पवन के जो विपरीत, पवन के विपरीत या पवन के विमुखी ढाल होता है, ये होता है अवतल ढाल। कैसा ढाल होता है? अवतल ढाल। तो ये अर्धचंद्राकार आकृति में बनता है। इसकी दो भुजाएं निकली रहती है, ये भुजाएं दिशा को इंगित करती है, जिधर यानी कि दिशा उस दिशा में हवा जा रही है। साथ ही साथ जहां से पवन बह रही है उस पवन के उन्मुखी ढाल पर उत्तर ढाल अंकित होता है। और पवन की विपरीत यानी कि पवन इधर चल रही है, पवन के विपरीत दूसरे साइड में विमुखी ढाल पर अवतल ढाल अंकित करता है। साथ ही साथ इसकी एक और विशेषता है, बरखान का जो मध्य का भाग होता है, ये जो मध्य का भाग ये सर्वाधिक ऊंचा होता है। जो मध्य का भाग होता है ये क्या होता है? सर्वाधिक
ऊंचा होता है। अब ये बरखान है, ये राजस्थान में भालेरी गांव, चूरू में सर्वाधिक होता है। इसके साथ ही साथ ये बीकानेर में भी पाया जाता है। लूणकरण सर, लूणकरण सर बीकानेर में ये पाया जाता है। ओशिया जोधपुर में ये पाया जाता है। बीकानेर में लूणकरण सर के साथ में ये करणी माता। करणी माता और लूणकरण दोनों जो बीकानेर में है, यहाँ पर किस प्रकार के बालू का स्तूप का निर्माण हुआ है? बरखान का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? बरखान का निर्माण। तो देखिए दोबारा एक बार समझने का प्रयास कीजिए। बरखान वह आकृति है जो पवन, जहां से पवन चल रही है, पवन की दिशा में अर्धचंद्राकार आकृति में। कौन सी आकृति में? अर्धचंद्राकार आकृति में। यह है बरखान अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का संशोधित रूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का संशोधित, कैसा रूप है? संशोधित रूप है। इसे विशिष्ट रूप भी कह सकते हैं। जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बना, यह बना। अब हवा और थोड़ी तीव्र हो गई। तीव्र होने से जो बीच का भाग है ये ज्यादा भारी होने की वजह से अपनी जगह पर रहा, और इसके ऊपर की भुजा, नीचे की भुजा, ये दोनों क्या हुई? पवन के वेग से आगे की ओर बढ़ गई। और किस प्रकार की आकृति का निर्माण हुआ? बरखान की आकृति का निर्माण हुआ। तो पवन की तीव्रता की वजह से बरखान का निर्माण होता है। इसकी आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार होती है। पवन की ओर पवनोन्मुखी ढाल यह उत्तल होता है, पवन के विपरीत का ढाल अवतल होता है। इसकी दो भुजाएं निकली रहती है। एक भुजा का नाम, एक जो भुजा है ऊपर की भुजा और दक्षिण की भुजा, यह दिशा को इंगित करती है, पवन की दिशा को, पवन की दिशा को इंगित करती है। और इसके मध्य का भाग सर्वाधिक ऊंचा होता है। तो लिखिए, इसमें लिखते हैं हम बरखान यह है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का संशोधित रूप है। जो अर्ध चंद्राकार आकृति में अर्धचंद्राकार आकृति में होता है। कौन सी आकृति में होता है? अर्धचंद्राकार आकृति में होता है। इसकी दो भुजाएं
लिख दो भुजाएं निकली हुई होती है जो पवन की दिशा को बताती है। कौन सी दिशा को बताती है भाई? ये दिशा गुजर रही है तो पवन किधर जा रही है, इसकी जानकारी कौन दे रही है? कौन दे रहा है भाई? इसका जो अर्धचंद्राकार आकृति की जो भुजा निकली हुई है वो हमें बताती है कि पवन की दिशा ऐसे है। ठीक है, इसके आगे लिखिए। इसका पवनोन्मुखी ढाल उत्तल होता है तथा पवन विमुखी ढाल कैसा होता है? अवतल होता है। इसका मध्य का भाग सर्वाधिक ऊंचा होता है। इसका मध्य का भाग सर्वाधिक ऊंचा होता है। ये सारी विशेषताएं किसकी है? बरखान की है। किसकी है? बरखान की है। यह है सर्वाधिक भालेरी गांव चूरू लूणकरणसर करणी माता बीकानेर व ओशिया जोधपुर में यह सर्वाधिक भालेरी गांव चूरू, लोणकरण करणी माता बीकानेर व ओशिया जोधपुर में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? चूरू में, बीकानेर में और जोधपुर में। बरखान सर्वाधिक यहीं पर पाए जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट आकृति देखते हैं। उतार लिया होगा आप सभी ने। ये जो अनुप्रस्थ बरखान है इसकी आकृति भी आपने अर्धचंद्राकार आकृति में बनती है, इसको भी आपने उतार लिया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। चौथी जो बालुका स्तूप है, परवलिक बालुका स्तूप, इसे पैराबोलिक बालुका स्तूप भी कहते हैं।
परवलिक या पैराबोलिक बालुका स्तूप। जो ये परवलिक या पैराबोलिक बालुका स्तूप है, इसका निर्माण जो पवन चल रही है, पवन की दिशा में अवरोध आ गया। क्या आ गया? पवन की दिशा में अवरोध आ गया। पवन की दिशा में अवरोध। तो पवन की दिशा में अवरोध के कारण जिस प्रकार से अनुप्रस्थ बालुका बरखान बना, क्या बना था अभी इससे पूर्व? बरखान। बरखान की आकृति भी क्या थी? अर्धचंद्राकार आकृति थी। और परवलिक बालुका स्तूप की आकृति भी कैसी है? अर्धचंद्राकार आकृति में ही होती है। लेकिन देखो, इसमें पवन की दिशा में क्या आ गया? अवरोध आ गया। तो जिस प्रकार से पहले बरखान में आकृति बन रही थी, ऐसे बन रही थी, अब मार्ग में पवन की दिशा में अवरोध आने से बालुका स्तूप का जो निर्माण होगा, अवरोध हो गया। यह बरखान की क्या हो गई? विपरीत आकृति हो गई। भाई पहले ऐसे थी, अब इसकी उल्टी हो गई। कैसी हो गई? उल्टी हो गई। तो पैराबोलिक बालुका स्तूप इस प्रकार से बनता है। ठीक है, इस प्रकार से बनता है। तो इसमें लिखिए, पवन की दिशा में अवरोध के कारण बरखान के विपरीत या उल्टा बरखान के विपरीत आकार में बनी अर्धचंद्राकार आकृति पैराबोलिक बालुका स्तूप कहलाती है। पवन की दिशा ऐसी चली, ये पवन की दिशा। बना लिया होगा इसको, चित्र को। अब देखिए, इस परवलिक या पैराबोलिक बालुका स्तूप को एक नाम से और जानते हैं। इसे कहते हैं हेयर पिन बालुका स्तूप। और इसे ही कहते हैं यू आकार। कौन सा आकार? यू। भाई इसको देखें तो ये यू जैसा दिखता है, तो यू आकार या हेयर पिन बालुका स्तूप भी कहते हैं। तो लिखिए इसमें, इसे हेयर पिन बालुका स्तूप या यू आकार भी कहते हैं। कई बार एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
चित्र दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा निम्नलिखित में से हेयर पिन बालुका स्तूप कौन सा है। उसमें बरखान का दे दिया, अनुप्रस्थ का दे दिया, लूनेट का दे दिया, तारा स्तूप दे दिया और चार ऑप्शन में पूछ लिया। ये नाम देकर पूछ सकता है कि बताइए हेयर पिन बालुका स्तूप कौन सा है। तो हेयर पिन बालुका स्तूप परवलिक बालुका स्तूप को ही कहते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, परवलिक बालुका स्तूप का दूसरा नाम कौन सा है। तो इसको हम कर सकते हैं आराम से, युवाकार बालुका स्तूप या हेयर पिन बालुका स्तूप। अब देखिए नेक्स्ट डेट, जो बालुका स्तूप की आकृति है नेक्स्ट बालुका स्तूप है लूनेट। कौन सा है? लूनेट। ये जो लूनेट है बालुका स्तूप, यह भी अर्धचंद्राकार आकृति में ही बनता है। लेकिन मान लेते हैं ये जलाशय है। ये क्या है? जलाशय, लघु जलाशय। बरसात के दिनों में, वर्षा ऋतु में मरुस्थलीय प्रदेश में छोटे छोटे गड्ढों के रूप में, जलगर्तों के रूप में जल भर जाता है। और जब जल भरता है तो उस दिशा में छोटी आकृति में ये चंद्राकार आकृति बन रही है। इस जलाशय के दिशा की ओर ये छोटी सी जो आकृति बनती है ये चंद्राकार है, लेकिन नवचंद्राकार आकृति में। कैसी बनती है? लूनेट भी चंद्राकार आकृति में ही होता है, लेकिन ये कैसा होता है? नवचंद्राकार आकृति में। यानी कि जो चंद्रमा का जो छोटा रूप है उस आकार में ये लूनेट होता है। तो लिखिए इसमें लघु जलगर्तों के समीप नवचंद्राकार आकृति में बने बालुका स्तूप लूनेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लूनेट कहलाते हैं। ये कैसी है? नवचंद्राकार आकृति। कहां बनती है? लघु जलगर्तों के समीप बनती। नेक्स्ट लिखिए तारा बालुका स्तूप। कौन से स्तूप? तारा बालुका स्तूप। स्टार डोम भी कहते हैं इसे इंग्लिश में, स्टार डोम। तारा बालुका स्तूप देखिए इस प्रकार से बनता है। ये पवन चल रही है, ये पवन जा रही है, लेकिन इसमें पवन की जो दिशा होती है ये एक और नहीं चलती है। कभी इधर से चल रही है, कभी इधर से चल रही है, कभी इधर से, कभी इधर से। हवा का जो पवन का रुख होता है वो चारों दिशाओं से होता है। तो उस कारण से बालुका स्तूप की अनेक भुजाएं निकल जाती हैं।
क्या हो गई भाई, अनेक भुजाएं निकल गई। तो ये ताराकार आकृति में बन गया। कैसे आकृति में बना? ताराकार आकृति। जब इसमें लिखिए 3 से अधिक भुजाओं का विकास 3 से अधिक भुजाओं का विकास हो जाता है तो उसे ताराकार बालुका स्तूप कहते हैं। लाइट चली गई है, तो देखते हैं 1 मिनट आती है क्या। लाइट चली गई थी, तो उसके लिए अपन भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तारा बालुका स्तूप के ऊपर चर्चा चल रही थी अपनी, और हमने देखा था कि विभिन्न दिशाओं में जब पवन रेत के टीलों के ऊपर चलती है तो इसकी 1 से अधिक 3 से अधिक भुजाएं निकल जाती है और इसकी आकृति ताराकार हो जाती है। इसलिए इसे स्टार डोम या तारा बालुका स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये जो ताराकार बालुका स्तूप है ये सर्वाधिक, एक तो गंगानगर में और दूसरा है जैसलमेर में। गंगानगर में तो देखिए सूरतगढ़ में, और जैसलमेर में सर्वाधिक यह है मोहनगढ़ में। तो सूरतगढ़ और मोहनगढ़ में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो लिखिए आगे, यह है सर्वाधिक, यह सर्वाधिक सूरतगढ़, गंगानगर व मोहनगढ़ जैसलमेर में पाए जाते हैं। यह सर्वाधिक मोहनगढ़ जैसलमेर में और सूरतगढ़ गंगानगर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बालुका स्तूप है वह है सीप। कौन सा है? सीप। सीप बालुका स्तूप यह अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप का ही एक प्रकार है। लेकिन इसमें पवन की दिशा में परिवर्तन से, पवन की दिशा में परिवर्तन से एक ही भुजा शेष रह जाती है। लिखना नहीं है अभी से ये मान लेते हैं कि यह अनुदैर्घ्य रेखीय बालुका स्तूप है। पवन ऐसे चल रही थी, लेकिन पवन की दिशा में परिवर्तन हो गया और पवन की दिशा ऐसे चलने लग गई। तो ऐसे चलेगी तो इसकी एक भुजा क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी।
अब इसकी क्या बची, एक ही दिशा बच गई। तो पवन की दिशा में परिवर्तन से किसी बालुका स्तूप या रेखीय बालुका स्तूप की एक भुजा ही शेष रहे तो उसे क्या कहते हैं, सीप कहते हैं। क्या कहते हैं, सीप कहते हैं। तो लिखिए इसमें, पवन की दिशा में परिवर्तन से बालुका स्तूप की एक भुजा ही सहस रह जाए तो उसे सीप कहते हैं। क्या कहते हैं, सीप। ये सीप की आकृति है कि एक भुजाई है, उसे सीप कहते हैं। यह अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप का एक प्रकार है। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप का ही एक प्रकार। उतार लिया हुआ यहां तक आप सभी ने, उम्मीद है नोट्स बना रहे हैं सभी। किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सप्र का बीज या नेब का। सप्र का बीज या नेब का जो बालुका स्तूप होता है ये झाड़ियों के अवरोध से बनता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में छोटी छोटी कंटीली झाड़ियां होती है और उन झाड़ियों के इर्द गिर्द ही ये छोटी छोटी झाड़ियां हैं। तो इन झाड़ियों से हवा पवन टकराएगी और पवन के साथ में जो भी रेत है वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। तो झाड़ियों के अवरोध से जो भी बालुका स्तूप बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, सप्र कापीज के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें लिखिए, झाड़ियों के अवरोध से बनने वाले बालुका स्तूप को सप्र का बीज कहते हैं। सप्र का बीज कहते हैं। सप्र का बीज का छोटा रूप नेबका कहलाता है। क्या कहलाता है, नेबका कहलाता है। इसके बाद में देखिए कुछ अन्य जानकारियां हैं, अन्य लिखकर भी हम लिखेंगे। ये मरुस्थल है
और यहाँ अनेक रेत के टीले इस आकृति में रहते हैं। इस आकृति में रहते हैं ये रेत के टीले। अब देखिए रेत के टीलों में यहां पर आप देख रहे हो ये निम्न आकृति है, निम्न आकृति। निम्न आकृति या निम्न गर्त कहेंगे। ऐसी जो आकार बनते हैं इन्हें मरहो कहते हैं। क्या कहते हैं? मरहो। निम्नवर्ती जो आकृति होती है उन्हें मरहो कहते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में, मरुस्थलीय रेतीले क्षेत्रों में कुछ भाग जो रेत होती है वो धंसने वाली होती है, दलदली होती है। कैसी होती है? दलदली। इस दलदली जो भूभाग होता है इसे रन कहते हैं और इसे टाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रन कहते हैं और टाट कहते हैं। और अब देखिए ये जो रेतीले मैदान होते हैं, रेतीले मैदानों में ऊंटों के काफिले बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो मार्ग होते हैं, कॉरिडोर होते हैं, उन कॉरिडोर से होते हुए ऊंट अपने काफिले से, बड़ी संख्या में 5-10 ऊंट के काफिले से जिस रास्ते से गुजरते हैं उसे कॉरिडोर या काफिला या गासी कहते हैं। क्या कहते हैं? गासी कहते हैं। इस क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में ऐसी स्थिति भी पाई जाती है कि बहुत से जो रेत के टीले होते हैं यह लहर के समान होते हैं। और जब लहर के समान जो टीले होते हैं उसे धोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? धोरे। और अनेक बार ये भी होता है कि आज यहाँ पर रेत के टीले हैं तो वो रेत के टीले दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर उसके बाद में दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ऐसे जो स्थानांतरित रेत के टीले होते हैं उन्हें धीर्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? धीर्यान कहते हैं। तो इन सभी के बारे में भी हम लिखते हैं, तो एक एक आप लिख लीजिए अन्य के अंदर लगाकर। सबसे पहले मरहो। तो मरहो में लिखिए रेत के टीलों के मध्य रेत के टीलों के मध्य निम्नवर्ती भाग या क्षेत्र मरहो कहलाता है। क्या कहलाता है? मरहो कहलाता है। ऊपर का सभी ने बना लिख लिया होगा। इसके बाद में देखिए गासी। इसी को क्या कहते हैं? कॉरिडोर कहते हैं। इसी को कहते हैं काफिला, कारवा। क्या कहते हैं? कारवा। काफिला अलग है भाई। गासी, कॉरिडोर या कारवा। इसमें लिखिए रेत के
रेत के टीलों के मध्य ऊंटों के रेत के टीलों के मध्य ऊंटों के काफिले गुजरते हैं, उस मार्ग को गासी कहते हैं। क्या कहते हैं? गासी कहते हैं। रेत के टीलों के बीच में जो ऊंट 5, 10, 20 ऊंट है वो एक साथ गुजरते हैं, वो मार्ग बन जाता है। उसी मार्ग को किस नाम से जाना जाता है? गासी भी कहते हैं, कॉरिडोर भी कहते हैं और कारवा भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए रन। रन को ही टाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाट। इसमें लिखिए रेत के टीलों के मध्य दलदली क्षेत्र को रन कहते हैं। दलदली क्षेत्र को क्या कहते हैं? रन कहते हैं। जिसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे थोप, थोप पड़ता है बालोतरा में। थोप कहां पड़ता है? बालोतरा में। एक है बाप क्षेत्र। यहां थोप में भी दलदली क्षेत्र टाट या रन पाए जाते हैं, बाप में भी पाए जाते हैं। बाप पड़ता है फलोदी में। बाप कहां पड़ेगा? बाप क्षेत्र फलोदी में। एक जैसलमेर में भी क्षेत्र है, और जैसलमेर में जो क्षेत्र पड़ता है उसका नाम है पोखरण। तो पोखरण में भी टाट या रन पाए जाते हैं, अर्थात दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके बाद में देखिए धोरे। धोरे क्या होते हैं? इसमें लिखिए रेत के टीलों के मध्य लहरदार रेत के टीले दोहरे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दोहरे कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है दरिया। उतार लिया क्या सभी ने, या उतारे हुआ नहीं? नोट्स बनाते रहिए, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है दरियान। इसे दिरियान भी कहते हैं। दिरियान क्या होते हैं अभी बताया था, स्थानांतरित बालू का स्तूप। स्थानांतरित बालुका टीलों को या बालुका स्तूपों को स्थानांतरित बालुका स्तूपों को दिरियान कहते हैं। दिरियान कहते हैं। अब तक हमने जितने भी बालुका स्तूप पढ़े वो सभी बालुका स्तूप
जोधपुर में पाए जाते हैं। तो लिखिए जोधपुर में जोधपुर में सभी प्रकार की बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो जोधपुर में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, चाहे वो रेखीय हो, चाहे वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हो, ताराकार हो, या लूनेट हो, दिरियान हो। तो सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाएंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो कहाँ है, जोधपुर। क्या है, जोधपुर। फिर लिखिए आगे लाटी सीरीज। ये भी इंपॉर्टेंट है, अनेक बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। जो लाटी सीरीज है यह जैसलमेर में, पहले एक बार लिख लेते हैं, जैसलमेर जिले में पोखरण में 60 किलोमीटर, पोखरण में 60 किलोमीटर लंबी पट्टी है। जैसलमेर जिला है, वहां पर जो पोखरण है, पोखरण में 60 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है। वो जमीन के नीचे की बात है। यह है यूरेशिक कल्प की अवसादी चट्टानों से बनी है, जहां चूना पत्थर व बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। भाई लाटी सीरीज कहाँ है, जैसलमेर में। जैसलमेर में भी कहाँ है, पोखरण में। पोखरण में कितनी लंबी है, 60 किलोमीटर लंबी है। कौन से समय अवधि की है, यूरेशिक कल्प की है। कैसी चट्टाने हैं, अवसादी चट्टाने हैं। किस प्रकार का पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर पाया जाता है। ये मीठी जल की पट्टी है। क्या पाया जाता है यहाँ पर, मीठा जल अपार है। यहाँ पर जो लाटी सीरीज है, यहाँ पर मीठे जल की अपार मात्रा है। यहाँ सेवण घास पाई जाती है। कौन सी घास पाई जाती है, सेवण घास पाई जाती है। तो ये जो हमारा जो टॉपिक था, ये पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश था, जो कि एक भाग कंप्लीट हो गया है हमारा। अब नेक्स्ट जो भी पार्ट आएगा, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।
हाँ, लेकिन एक बार पुनः मैं आपको याद दिला देता हूँ, जो अभी तक इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।